अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फार्मासिस्ट आसिम जुनैद और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे अल्प्राज़ोलाम के हवाले से। अल्प्राज़ोलाम जो है इसका रिसर्च ब्रांड फाइज़र तैयार करती है ज़ेनेक्स के नाम से और ये 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम के टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा मल्टीपल कंपनीज़ को अपने अपने ब्रांड नाम के साथ से इसको बनाती हैं, जिसमें से वेरिक फार्मास्यूटिकल जो है इसको नरविन के नाम से बनाती है और हिल्टन फार्मास्यूटिकल्स को एल्प के नाम से बनाती है। इसके अलावा और भी बहुत से ब्रांड नाम के साथ ये मार्केट में मौजूद है। अल्प्राज़ोलाम का ताल्लुक जो है वो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन क्लास से है और ये प्राइमरीली इस्तेमाल होता है एंजियोलिटिक यानी एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, और ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होते हैं, यानी इसके इस्तेमाल से कामनेस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इस वजह से इसको सेडेटिव कहा जाता है। और इनके इस्तेमाल से जो है तो ख्वाबावर अद्वियात हैं, यानी कि इस्तेमाल से बंदे को नींद भी आती है, तो इस वजह से इनको हिप्नोटिक कहा जाता है। तो ओवरऑल जो है तो इसका ताल्लुक जो है वो सेडेटिव हिप्नोटिक क्लास से है और उसमें फिर ये बेंजोडाइज़ेपिन क्लास से ताल्लुक रखता है। और ये बतौर मसल रिलैक्सेंट भी इस्तेमाल होते हैं, यानी फटों में जो खिंचाव अगर होती है एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से, तो उसको उसके रिलीफ के लिए भी इसको दिया जाता है। और ये एज ऑफ लेवल एंटी कन्वर्सेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, यानी बाज़ लोगों को जो अगर कन्वर्शन हो तो उसके दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जो इसकी प्रिस्क्रिप्शन है वो एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर के लिए की जाती है। और इसका जो ताल्लुक है वो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस है, ये एक नार्कोटिक ड्रग है जो कि शेड्यूल 4 से ताल्लुक रखता है यूएसए के। नाम की अगर हम FDA अप्रूव्ड इंडिकेशन की बात करते हैं तो अल्प्राज़ोलाम जो है ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैनिक डिसऑर्डर विद और विदाउट एगोराफोबिया है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ जो है इसका ऑफ लेबल यूज़ जो है वो इंसोम्निया के लिए किया जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन रिलेटेड एंजाइटी के लिए किया जाता है और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी इस्तेमाल किया जाता है और समटाइम एजिटेशन इन एक्यूट मेनिया में भी इसको दिया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द मेन इंडिकेशंस ऑफ द अल्प्राज़ोलाम। तो अल्प्राज़ोलाम मेनली जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका ज़्यादा लंबे दौरान अरसे तक इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता, क्योंकि लंबे अरसे तक इस्तेमाल की वजह से इससे डिपेंडेंस हो जाने लगती है, इसकी वजह से बॉडी में टॉलरेंस प्रोड्यूस होती है और बंदा इसके एडिक्शन का शिकार हो जाता है। तो एडिक्शन से बचने के लिए इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं एंजाइटी से बचने के लिए, एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए। इंडिकेशंस के बाद हम इसकी बात करते हैं डोजेज के हवाले से कि कौन से इंडिकेशन में इसकी कितने डोजेज है। तो इसकी जो नॉर्मल डोज है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में वो तकरीबन 0.25 से 0.5 मिलीग्राम होती है दिन में 3 दफ़ा, यानी दिन में इसको सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा लेना होता है। और इस इंडिकेशन में यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 4 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से है। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो पैनिक डिसऑर्डर में किया जाता है और पैनिक डिसऑर्डर में इसकी जो नॉर्मल डोज है वो 0.5 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली है, यानी दिन में 3 दफ़ा 0.5 मिलीग्राम को लेना होता है। और इसमें जो इसकी मैक्सिमम डोज है वो 10 मिलीग्राम तक जाती है। और इसमें भी डोज को इंक्रीमेंट देने का यही तरीका है कि आप 3 से 4 दिन के इंटरवल के बाद आहिस्ता आहिस्ता डोज को इंक्रीज़ करते जाएंगे, तकरीबन 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट देना ठीक नहीं होता। इसके अलावा इसका दूसरा जो इस्तेमाल है वो एंजाइटी एसोसिएटेड डिप्रेशन में भी किया जाता है, तो उसमें इसकी जो डोज है वो 0.5 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे है और उसमें जो इसकी मैक्सिमम डोज है वो 4.5 मिलीग्राम पर डे है इन डिवाइडेड डोजेस में। तो दिस इज अबाउट द डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अल्प्राज़ोलाम। लेकिन इसमें हम फिर भी पेशेंट के एज, रिस्पॉन्स को देखेंगे और लिवर डिजीज़ वगैरह को देखा जाएगा, उसके हिसाब से हम डोज को एडजस्ट करते हैं। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, ये किस तरह से काम करते हैं। तो चूंकि ये एक CNS पे एक्ट करने वाली दवा है, तो ये हमारी बॉडी में जब एब्जॉर्ब होता है तो हाईली लिपोफिलिक होने की वजह से ये ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद ये दिमाग में जाता है और दिमाग में मौजूद जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर मौजूद होते हैं गाबा रिसेप्टर। तो गाबा रिसेप्टर के साथ जाकर ये बाइंड करता है। गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद गाबा की जो एफिनिटी होती है, यानी उसको गाबा के साथ चिपकने की जो सलाहियत है वो और भी बढ़ जाती है। तो हाई इन्फिनिटी की वजह से ज़्यादा गाबा इसके साथ बाइंड करता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो इसकी वजह से जो क्लोराइड आयन चैनल होता है इसमें मौजूद, वो क्लोराइड आयन चैनल
ओपन हो जाता है। क्लोराइड आयन चैनल के ओपन होने की वजह से ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन होती है विद इन द न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड आयन अंदर जाता है और वहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन होने लगती है। इस हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से न्यूरॉन की जो एक्साइटेशन रेट था वो कम हो जाता है। वो एक्साइटेशन और फायरिंग रेट कम होने की वजह से वहाँ पर जो तो कामनेस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और इस तरह से ये अपना ये एक्शन शो करता है। इसकी जो कामनेस इफेक्ट है वो यूं पूरी होती है कि ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। तो दिस नाउ कमिंग टुवर्ड द साइड इफेक्ट्स ऑफ द अल्प्राजोलाम। जिस तरह हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसी तरह अल्प्राजोलाम के इस्तेमाल से भी कुछ साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं। चूँकि ये सीएनएस पर जाकर काम करता है, दिमाग पे जाके काम करता है, तो इसके इस्तेमाल की वजह से ज़्यादातर जो है तो ड्रॉजीनेस, डिजीनेस और फैटिग जैसे मसाइल होते हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से समटाइम मेमोरी इम्पेयरमेंट के प्रॉब्लम्स भी होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई डोज होने की वजह से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी हो सकते हैं और समटाइम इसकी वजह से पैराडॉक्सिकल रिएक्शंस भी होते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल से डिपेंडेंस भी होती है और अगर एकदम इसको तर्क कर दिया जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स भी रोनुमा हो सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द अल्प्राजोलाम। अल्प्राजोलाम की कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले वो लोग अल्प्राजोलाम का इस्तेमाल न करें जो कि एलर्जिक हो टू अल्प्राजोलाम, यानी अल्प्राजोलाम की वजह से अगर उनको एलर्जी है तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। दूसरे जो तो सीवियर रिस्पायरेटरी डिजीज़ का जो शिकार होते हैं, जैसे कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कोप्ट के शिकार हों या बहुत ही ज़्यादा एस्थमा के शिकार हों या स्लीप एपने की प्रॉब्लम हो, तो वो लोग भी जो है तो अल्प्राजोलाम का इस्तेमाल ना करें। दूसरा जो है तो इसका इस्तेमाल जो है तो एक्यूट नैरो एंगल ग्लूकोमा में क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और अगर किसी औरत जो है तो वो प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी में ये कैटेगरी डी में आता है, इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो प्रेग्नेंट खवातीन या लैक्टेटिंग मदर जो है तो इसका इस्तेमाल ना करें तो बेस्ट है। और दूसरा ये कि ये CYP3A4 इनहिबिटर इंटरेक्शन रखता है, जैसे कि कीटोकोनाजोल और इट्राकोनाजोल जैसे एंटीफंगल दवाई के साथ इसकी थोड़ी बहुत ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकती है। तो आई होप दिस इज ऑल अबाउट द अल्प्राजोलाम। आई होप कि इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगी और इससे आपको समझ आई होगी कि अल्प्राजोलाम क्या है और कौन से इंडिकेशन इस्तेमाल किया है, इसकी डोजेज क्या है और इसकी ज़्यादा डोज लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट में कहूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है। अल्लाह हाफिज़।